जैसा कि आप जानते हैं हम रोज की तरह क्या करेंगे, करंट अफेयर और प्लस स्टैटिक पोर्शन दोनों क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ्स बाय अमित सर में। और शुरू करते हैं आज के सेशन को। उससे पहले आप एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो आज के हमारे जो करंट अफेयर के मुख्य बिंदु हैं, सबसे पहले वो हम देख लेते हैं एक बार कौन कौन से हैं। दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी कौन बना है? विश्व भारती विश्वविद्यालय। दूसरा है हमारा ऑपरेशन दोस्त, ये क्यों चलाया गया है और इसका कारण क्या है, ये हम आगे देखेंगे। बाबा आमटे की पुण्यतिथि मनाई गई हाल ही में, ये कौन है ये हम समझेंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, इसकी घोषणा की गई है और किसके द्वारा की गई है, क्या है ये योजना, आगे देखेंगे हम। हाल ही में विश्व दलहन दिवस मनाया गया है, ये कब मनाया गया है और क्यों मनाया जाता है ये हम समझेंगे। डॉक्टर उन्नी कृष्ण बने वीएसएससी के नए निदेशक, ये वीएसएससी क्या है ये हम आगे देखेंगे। 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बनी भारतीय टीम। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, ये कहां आयोजित की जा रही है, अब आगे मैं आपको समझाऊंगी। मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 क्या है और इसमें क्या किया जाएगा, ये आगे आपको मैं समझा दूंगी। भारत ईयू यानी यूरोप ट्रेड टेक्नोलॉजी परिषद, इसकी स्थापना हाल ही में करने की घोषणा की गई है और ये क्या है ये भी हम देखेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस यूनिवर्सिटी को लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी घोषित किया जाएगा? अभी क्या नहीं गया है, किया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है। तो यूनेस्को, सबसे पहले हम यूनेस्को के बारे में समझेंगे। यूनेस्को क्या करता है, जो हमारे विश्व विरासत स्थल होते हैं, विरासत स्थल जो होते हैं हमारे देश के, हमारे राज्य के, उनको सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए ये संस्था काम करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी, इसमें दो बातें हैं, एक है हेरिटेज, दूसरा कौन सा है, लिविंग यूनिवर्सिटी। तो हेरिटेज एक टैग है जो विरासत स्थलों को दिया जाता है। मूल रूप से तो किन विरासत स्थलों को दिया जाता है, जो अमूर्त होते हैं उनको, आमतौर पर उनको दिया जाता है। इसके अलावा पहली बार दुनिया में ऐसा हो रहा है जब किसी लिविंग यूनिवर्सिटी को, यानी जीवित यूनिवर्सिटी अर्थात जो कार्यशील है, उसको ये टैग प्रदान किया जा रहा है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है? विश्व भारती यूनिवर्सिटी। जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है ये 1951 तक क्या थी, मात्र एक कॉलेज थी। फिर 1951 का अधिनियम आता है, उसके बाद इसे केंद्रीय अधिनियम के तहत 1951 के केंद्रीय अधिनियम के तहत इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित कर दिया जाता है। वर्तमान में विश्व भारती विश्वविद्यालय कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। अच्छा, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, अगर यह आपसे पूछा जाए तो 1921 में जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा हम नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो क्या होगा, नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है? नालंदा बिहार में। और जो बख्तियार खिलजी थे, इनके आक्रमण के बाद इस विश्वविद्यालय को क्या कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। जबकि आज भी नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर जो है वो मौजूद हैं। विश्व धरोहर दिवस ये कब मनाया जाता है? अगर आपसे पूछे कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। और ये और याद कर लेना कि 2022 में जो विश्व धरोहर दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या थी, विरासत और जलवायु। ये 2022 के विश्व धरोहर दिवस की थीम थी जो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ऑपरेशन दोस्त ये मिस हो गया है। ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता हेतु शुरू किया गया है? किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया है? नेपाल, तुर्की व सीरिया या पाकिस्तान, बताइए। नेपाल, तुर्की व सीरिया, पाकिस्तान, इनमें से ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, तुर्की व सीरिया के लिए। जो ऑपरेशन दोस्त है इसके तहत वर्तमान में तुर्की और सीरिया जो दोनों देश भयंकर भूकंप आने के बाद जिनको अधिक आर्थिक
और साथ ही साथ चिकित्सकीय सुविधाओं की, इसके अलावा जो एनडीआरएफ है, जो बचाव दल होता है, उसकी बहुत आवश्यकता होगी। तो इसलिए उन देशों को इसके तहत सहायता प्रदान की जा रही है। देखिए, अभी तक भारत के द्वारा तुर्की को तो C-17 जो है, C-17 ग्लोब मास्टर्स जो विमान है, ये 4 विमान भेजे जा चुके हैं सहायता के लिए। ठीक है, जिनमें सहायता के तौर पर क्या भेजा गया है, या तो दवाइयां भेजी गई हैं, अन्य चिकित्सकीय सुविधाएं भेजी गई हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ को भी भारत के द्वारा वहां पर भेजा गया है, ताकि वहां के लोगों को जो अभी तक वहां पर भूकंप ग्रसित क्षेत्रों में दबे हुए हैं या किसी तरीके से उनमें भयभीत है, उन लोगों को बचाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गया सीरिया का विमान, तुर्की का विमान, जहां तुर्की को सहायता दी गई है इस विमान से। ठीक है, जबकि बात करेंगे सीरिया की, तो सीरिया को दिया गया है C-130। जी, ये विमान जो है ये कहां पर भेजा गया है, सीरिया में सहायता के लिए। एनडीआरएफ की बात बताई मैंने आपको कि एनडीआरएफ को यहां पर भेजा गया है। तो एनडीआरएफ क्या है, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, यानी एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। ये कौन होती है, एनडीआरएफ। और इसका कार्य क्या होता है, आपदा आने पर, जो प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे बाढ़ वगैरह आना, सुनामी आना, किसी चक्रवात का आना या फिर भूकंप आपदा का आना, तो ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के समय सहायता कौन प्रदान करती है, बचाव दल के रूप में कार्य कौन करती है, एनडीआरएफ। एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी, 2006 में इसकी स्थापना होती है। और स्थापना जो है ये इसकी किसके तहत की गई थी, आपदा प्रबंधन अधिनियम जो था, आपदा प्रबंधन अधिनियम जो था, आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है, इसी के तहत एनडीआरएफ की 2006 में स्थापना की गई थी। और ये अधिनियम भी कब आया था, 2006 में आया था आपदा प्रबंधन अधिनियम। नेपाल, और मैंने नाम लिया अभी, तो नेपाल के लिए चला गया था 2015 में, जब यहाँ पर भूकंप आया था। तो उस समय नेपाल के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन मित्र, इस नाम से ऑपरेशन चलाया गया था नेपाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन हमारा, हाल ही में बाबा आमटे की पुण्यतिथि कब मनाई गई है। बाबा आमटे ये कौन है, तो ये सामान्य लोगों में मुरलीधर देवीदास आमटे। इस नाम से लोकप्रिय थे। लोग इनको ज्यादातर बाबा आमटे के नाम से नहीं जानते थे, मुरलीधर देवीदास आमटे इस नाम से जानते थे। इनका जन्म कब हुआ था, 26 दिसंबर 1914 में इनका जन्म हुआ था, 1914 में। और कहां पर हुआ था, महाराष्ट्र के वर्धा जिले में। यहां पर इनका जन्म हुआ था सन 1914 में। इसके बाद क्या होता है कि बाबा मुरलीधर देवीदास आमटे जो है ये एक वकील थे और साथ ही साथ समाज सेवी भी थे। तो धीरे धीरे क्या करता है, आंदोलन करने वाले लोग जो थे उस टाइम, जो क्रांतिकारी लोग थे, उनके संपर्क में आते हैं। फिर जब जैसे ही असहयोग आंदोलन चलता है तो ये गांधी जी के संपर्क में आते हैं और उसके बाद ये क्या करते हैं, वकालत को छोड़कर उनके साथ आंदोलनों में भाग लेते हैं। इसी दौरान ये एक आश्रम की स्थापना करते हैं। उस आश्रम का नाम क्या था, आनंद वन।
आनंद वन आश्रम, इसकी स्थापना की जाती है कब? 1949 में। 1949 में इनके द्वारा इस आश्रम की स्थापना की जाती है। किन लोगों के लिए की जाती है? या तो वे बेघर थे या फिर ज्यादा मोस्टली तो ये जो कुष्ठ रोग से पीड़ित लोग थे उनके लिए ये आनंद वन आश्रम इन्होंने स्थापित किया था। ठीक है, और आनंद वन आश्रम में ही इनकी डेथ होती है। अभी मैंने 4 ऑप्शन में जो अलग अलग डेट दी हुई है आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 फरवरी को बाबा आमटे की पुण्यतिथि मनाई गई है। 5 फरवरी, 6 फरवरी और 7 फरवरी। यहां पर जो ऑप्शन आपको क्वेश्चन में मैं डालती हूं, जो भी ऑप्शन वो बहुत सोच समझ कर डालती हूं। तो जो पहला ऑप्शन है ए, 5 फरवरी। 5 फरवरी को किसकी पुण्यतिथि मनाई गई थी? 5 फरवरी को मनाई गई थी जो संत रामदास जी थे, इनकी जयंती मनाई गई थी। 6 फरवरी को मनाई गई थी खान अब्दुल गफ्फार खान की जयंती। 7 फरवरी को मनाई गई थी सचिंद्र सान्याल की जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये जो बाबा आमटे थे इनको 3 पुरस्कार दिए गए थे, वे कौन कौन से थे? 1988 में इनको राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 1990 में इनको दिया गया टेम्पल्टन पुरस्कार, यहीं पर देख लो। 1988 में राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार इनको दिया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार, इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया 1988 में। इसके बाद 1990 में इनको दिया जाता है टेम्पल्टन पुरस्कार, टेम्पल्टन अवार्ड। एक दिया जाता है 1999 में। कौन सा दिया गया था 1999 में इनको? एक टेम्पल्टन, एक राष्ट्रीय मानवाधिकार अवार्ड, और 1999 में इनको दिया जाता है गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की घोषणा किसने की है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, ये योजना जो है ये है क्या? तो ये जो हमारे देश के कारीगर और शिल्पकार हैं उनके लिए योजना चलाई गई है। विश्वकर्मा क्या है? कारीगर और शिल्पकार। इसकी जो घोषणा है वो किसके द्वारा की गई है? निर्मला सीतारमण, जो हम वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री हैं, इनके द्वारा जब हाल ही में संसद में 2023-24 का बजट पेश किया जा रहा था, उसी टाइम इस योजना की घोषणा की गई थी कि भारत में जो पारंपरिक रूप से यानी जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ियों से शिल्पकारी और कारीगरी का काम किया जा रहा है, उन लोगों के लिए ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है। इसके तहत उनको सहायता दी जाएगी। अब सहायता में उनको क्या क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा? तो एक तो उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी, इसके साथ साथ कौशल प्रशिक्षण भी मुफ्त में उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण और कौशल प्रशिक्षण और साथ ही आर्थिक सहायता, ये दोनों उनको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। आर्थिक सहायता और कौशल प्रशिक्षण भी उनको मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी कोई फीस नहीं ली जाएगी उन लोगों से, केवल उन्हीं को दिया जाएगा जो पारंपरिक रूप से कारीगर और शिल्पकार हैं। याद रखना, सभी को नहीं दिया जाएगा। इसके तहत जो एसटी, एससी और ओबीसी हैं, एससी, एसटी, ओबीसी जो हैं, ठीक है, केवल इनको दिया जाएगा लाभ। एससी, एसटी और ओबीसी को मिलेगा इस योजना का। इसके साथ ही बाकी जो अन्य छोटी जातियां और पिछड़ी रह जाती है, जो अधिक पिछड़ी हुई हैं, उन लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल योजना, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य रहेगा इसका, जो विश्वकर्मा है हमारे शिल्पकार और कारीगर जो हैं, उनको अपने स्वनिर्मित उत्पाद, जो हैंडमेड उत्पाद होते हैं, उनको
उनको उनकी गुणवत्ता में सुधार, उनके पैमाने में और साथ ही उनकी पहुंच में सुधार के लिए क्या किया जाएगा, इस योजना में उनको सक्षम बनाया जाएगा। बाकी मैंने 2 ऑप्शन और डाले हैं, नरेंद्र मोदी जी और राजा रमन। नरेंद्र मोदी जी के बारे में आगे जो क्वेश्चन है उसमें आपको मैं बता दूंगी। राजा रमन जो है हाल ही में इन्होंने क्या किया था, राजा रमन जी ने हाल ही में जो ICCTEP प्रोग्राम है, ICCTEP प्रोग्राम जो है, इसकी शुरुआत किसने की थी, राजा रमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है। विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्स डे, वर्ल्ड पल्स डे, विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है, 2 फरवरी को, 4 फरवरी को, 7 फरवरी को या 10 फरवरी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। आज यानी 10 फरवरी 2023 को आज क्या है, विश्व दलहन दिवस है। और याद रखना 2019 में इसकी घोषणा की गई थी। क्यों की गई थी, जब देखा गया कि हमारे सामान्य जो लोग होते हैं उनके जीवन में सामान्यतः दलहन की अधिक महत्वपूर्णता होती है, उसके महत्व को और अधिक रेखांकित करते हुए इसकी घोषणा की गई थी। 2013 में जब संयुक्त महासभा जो है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये संयुक्त राष्ट्र का अंग है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, जब देखा जाता है कि जो हमारा जीवन है उसमें दलहन की कितनी महत्ता है, इस चीज को रेखांकित करते हुए उनके द्वारा 2016 को क्या किया जाता है, 2016 को विश्व दलहन वर्ष के रूप में घोषित किया जाता है। विश्व दलहन वर्ष के रूप में घोषित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। किसने किया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है ये किसका अंग है, यूएनओ का, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसके जो महासचिव हैं, ये कौन है, वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है, एंटोनियो वोन गुटेरस जो है, ये इसके महासचिव हैं। और अब ये जो बिलोंग करते हैं, किस देश से करते हैं, पुर्तगाल से। इससे पहले फर्स्ट जो महासचिव थे यूएनओ के, वो कौन थे, तो वो थे, यहां पर लिख देती हूं, वर्तमान महासचिव कौन है, एंटोनियो वोन गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस, ये तो है वर्तमान में। पहले कौन थे, यूएनओ के वर्तमान महासचिव तो ये हो जाते हैं। फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट महासचिव थे इसके त्रिगवेली। पहले भी मैंने आपको बताया है, लेकिन मैं फिर से रिवाइज इसलिए कर देती हूं ताकि अच्छे से याद हो जाए। त्रिगवेली ये कहां से हैं, ये है नॉर्वे के, नॉर्वे के हैं, ठीक है। और ये है पुर्तगाल के, जिसकी राजधानी लिस्बन है और नॉर्वे की है ओस्लो। आ गया समझ में। आगे देखिए, मैंने इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें यहाँ पे बताई हैं। तो 2 फरवरी है, ऑप्शन को क्लियर करेंगे। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 4 फरवरी को क्या मनाया गया, अभी पहली बार जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका स्थापना दिवस 4 फरवरी 2023 को मनाया गया है। 7 फरवरी को मैंने अभी बताया आपको, सचिंद्र सान्याल की जयंती मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वीएसएससी के नए निदेशक का पदभार किसने संभाला है। वीएसएससी, इसके नए निदेशक कौन बने हैं, डॉक्टर एस उन्नीकृष्ण नायर, के सत्यनारायण राजू, एस सोमनाथ या के सिवान।
इनमें से कौन है जो वीएसएससी के नए निदेशक बने हैं? सबसे पहले तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, डॉक्टर एस उन्नीकृष्ण नायर। वीएसएससी क्या है? वीएसएससी ये क्या है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, वीएसएससी, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 21 नवंबर 1963 में। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की स्थापना हुई थी 21 नवंबर 1963 को। जो विक्रम साराभाई हैं ये कौन थे? भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। इन्हीं के नाम पर इस सेंटर का नाम रखा गया है। और ये किसके अधीन कार्य करता है? जो हमारा इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसी का एक अनुसंधान केंद्र है ये इसरो। इसरो जो है ये क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। स्थापना कब हुई थी इसरो की? 15 अगस्त 1969। 1969 में इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में इसके जो वो कहते हैं ना निदेशक, वर्तमान में इसके निदेशक कौन है? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ जो है ये इसरो के वर्तमान में निदेशक हैं। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर जो है इसरो का ये हो जाएगा बेंगलोर में, ठीक है। के सिवान ये कहाँ के हैं? डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ जो है इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसके अलावा के सत्यनारायण राजू, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि केनरा बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1906 को। और अब हाल ही में अभी के सत्यनारायण राजू जो है ये केनरा बैंक के निदेशक बने हैं, नए निदेशक व एमडीओ। केनरा बैंक के नए निदेशक, एमडी व सीईओ। ठीक है। आगे देखिए 7th क्वेश्चन है, 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम कौन सी बनी है? भारतीय टीम, इंग्लैंड टीम, न्यूजीलैंड टीम। तो सबसे पहले तो नोटिस करना कि 1000 वनडे मैच खेले हैं इसने। इस टीम ने कितने मैच खेले हैं? 1000 वनडे यानी 1000 ओडीआई खेले हैं। अब बताइए दुनिया की पहली टीम बनी है भारतीय टीम जो है ये। देखिए जो लास्ट का मैच था हमारा 999 मैच जो थे वो तो अलग अलग जगह पर खेले गए थे, लेकिन महत्वपूर्ण है कि जो 1000वां मैच था हमारा लास्ट, वो कहां पर खेला गया था? गुजरात के अहमदाबाद में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, इसका पहले नाम था मोटेरा स्टेडियम, अब बदल दिया गया है। क्या कर दिया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसमें इसका आयोजन किया गया। ये मैच जो है किसकी कप्तानी में खेला गया था? जो रोहित शर्मा है इनकी कप्तानी में ये मैच खेला जाता है। एक बात और यहाँ पे नोटिस करना कि भारत जो है आईसीसी की रैंकिंग में, जो आईसीसी के द्वारा रैंकिंग जारी की जाती है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, इसकी रैंकिंग में वनडे मैच में तो कितने स्कोर पर रहता है? कौन सी रैंक पर है विश्व में? 4थे नंबर पर। वनडे सीरीज में 4th नंबर पर है।
टेस्ट मैच की बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर है टेस्ट सीरीज में। और T20 में कौन से नंबर पर है? थर्ड नंबर पर। T20 में थर्ड नंबर पर है। ठीक है। आईसीसी के द्वारा जो रैंक जारी की गई है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसमें बताया कि भारत वनडे सीरीज में तो विश्व में 4th स्थान पर रहा है, T20 में रहा है 3रे स्थान पर, और जो हमारा टेस्ट सीरीज है इसमें कौन सी रैंक पर रहा है? 2रे स्थान पर। इसके अलावा भारत पहले पर है, दूसरे पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। कितने मैच खेले? दूसरी टीम कौन सी है? ऑस्ट्रेलियाई टीम। ऑस्ट्रेलियाई जो टीम है ये 2रे स्थान पर रही और इसने कुल कितने मैच खेले हैं? 958। पाकिस्तान जो है, पाक की टीम जो है ये 3rd रैंक पे रही है और इसने कुल कितने मैच खेले हैं? इसने खेले हैं कुल 936 वनडे मैच। ठीक है, हो गया हमारा क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। 8th क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किया जाएगा? बताइए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। ये हमें क्वेश्चन में पता चल गया। कहां पर किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल जो है लखनऊ। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में क्या होगा? विभिन्न देशों से जो इन्वेस्ट करने वाली कंपनियां हैं उनको यहां पर इनवाइट किया जाएगा, उनको चुना जाएगा कि किस देश की किस कंपनी को हम यहां इन्वेस्ट के लिए बुलाएंगे। तो पिछली बार देखिए यूपी ने सिंगापुर को यहां पर पहले इन्वेस्टर के रूप में चुना था। पहली इन्वेस्टर कंट्री कौन बनी? सिंगापुर। मैंने ये क्यों बताया आपको? जरूरी नहीं था, लेकिन इसलिए बताया क्योंकि सिंगापुर के हाल ही में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो यहाँ पर आए थे, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस मनाया गया था 4 फरवरी को। तो यहाँ पहली बार किसको आमंत्रित किया गया था? जो सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश हैं तो सुंदरेश मेनन, इनको बुलाया गया था। इन्होंने एक भाषण दिया था वहां पर, जो संबोधन देते हैं तो क्या था? इनके संबोधन का नाम क्या था? बदलती हुई दुनिया में न्यायपालिका की भूमिका, इस नाम से इन्होंने संबोधन दिया था। संबोधन था इनका बदलती दुनिया में न्यायपालिका की भूमिका। ये इनका संबोधन था। ठीक है, इसके अलावा 3 शहरों लिए गए हैं यहाँ पर। फरीदाबाद, जो फरीदाबाद है यहाँ पर किसका उद्घाटन हुआ है? फरीदाबाद में जो हमारे जगदीप धनखड़ हैं 14वें उपराष्ट्रपति, इनके द्वारा अभी हाल ही में 36वें सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किया गया है। फिरोजाबाद यूपी का शहर है, इसको सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। सुहाग नगरी क्यों कहा जाता है इसको सुहाग नगरी? इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर चूड़ियां बनाई जाती हैं। सबसे ज्यादा चूड़ियां फिरोजाबाद में बनाई जाती हैं। और एक चीज और याद रखना, इसको कांच नगरी के नाम से भी जानते हैं। कांच नगरी इस नाम से भी जाना जाता है। बेंगलोर इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ पर IEW 2023 जो है, इंडिया एनर्जी वीक 2023, इसका आयोजन बेंगलोर में हो रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 है, इसमें 2 और उद्घाटन किए जाएंगे मोदी जी के द्वारा। जो
ग्लोबल ट्रेड शो है इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा यूपी ग्लोबल ट्रेड शो तथा एक लॉन्च और किया जाएगा, क्या, यूपी इन्वेस्टर्स, यूपी इन्वेस्टर्स 2.0 ये लॉन्च किया जाएगा और ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया जाएगा आज 10 फरवरी को यूपी के लखनऊ में और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 शुरू किया है? मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 ये जो नाम है इसमें दो चीजें जुड़ी हुई हैं, एक मिशन अंत्योदय, दूसरा मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण। दो चीजें हैं। जो MA है, MA ये तो क्या होगा, मिशन अंत्योदय, और MAS होगा मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण। तो देखिए इन दोनों को अपनाया कब जाता है? मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण इसको अपनाया जाता है 2017-18 का, 2017-18 के दौरान। 2017-18 के दौरान इसे अपनाया गया था। और जो MA है ये हो जाएगा MAS, और MA जो है ये क्या होगा, MA मिशन अंत्योदय। इसे अपनाया गया था 2017-18 का जो बजट पेश किया गया था उसी के दौरान इसको अपनाया गया था केंद्रीय बजट में। देखिए मिशन अंत्योदय है, इसका कार्य क्या होगा, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें विकास करने वाली जो योजनाएं होंगी उनको समर्थन देना, उनको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होगा। जो भागीदार होंगी कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करेंगे, उन योजनाओं को ये क्या करेंगे, मान्यता देंगे। वर्तमान में हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? वर्तमान में हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। इसके अलावा जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इसका जो ग्रामीण विकास विभाग है ये इसका संचालन करेगा। मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण का संचालन कौन करेगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत जो ग्रामीण विकास विभाग है ये इसका संचालन करेगा। जगदीप धनखड़, अभी बताया मैंने आपको, जगदीप धनखड़ जो है ये हमारे देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं, 14वें उपराष्ट्रपति। गिरिराज सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजनाथ सिंह जो है ये हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री हैं, इससे पहले क्या थे, पिछली बार गृह मंत्री थे। वर्तमान में गृह मंत्री कौन हो जाएंगे? अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत व किस देश के द्वारा नई व्यापार व प्रायोगिक परिषद की स्थापना की गई है? किसकी स्थापना की गई है? प्रायोगिक जो TTC है, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल किसके द्वारा की गई है? यूरोप, अमेरिका, रूस और चाइना। तो भारत के साथ मिलकर की है किसने? यूरोप ने। EU भारत ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, इसकी स्थापना की घोषणा की गई है। इससे पहले भी देखिए यूरोप ने इससे पहले एक ऐसा प्रायोगिक समझौता किया था, किसके साथ? भारत के साथ नहीं किया था, अमेरिका के साथ किया था 2021 में। और जो ये काउंसिल है ये करेगी क्या, कि भारत और यूरोप के मध्य जो व्यापार होगा उनको पहले उनकी बैठक होगी, उसके बाद क्या किया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा कि किस उत्पाद का आयात होगा और किस उत्पाद का निर्यात होगा। इसकी जो है TTC की वर्ष में एक बैठक कम से कम जरूर होगी।
वर्ष में कम से कम इसकी एक बैठक तो जरूर होगी, मंत्री स्तरीय बैठक, बाकी ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एक जरूर होगी। इसके अलावा देखिए ये जो बैठक होगी टीटीसी की, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की जो बैठक होगी, अब उसका भारत की तरफ से उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? जो हमारे विज्ञान, वाणिज्य, संचार और जो प्रौद्योगिकी, संचार व इलेक्ट्रिक्स मंत्री हैं, इनके द्वारा क्या की जाएगी? भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता की जाएगी। आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। देखिए मैं आपको जो स्टैटिक पोर्शन है वो आज मैं नहीं करवाऊंगी, कल कर लेंगे हम। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे सेशन में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग।